अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जमाल खान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जमाल टॉक्स। और तमाम दोस्तों को ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ आपको नसीब हों। और तमाम मेरी जो फैमिली है आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की, उनको भी ईद मुबारक। बहुत दिनों से काफ़ी दोस्त क्वेश्चंस कर रहे थे कि केस की क्या पोजीशन है, किस तरफ जा रहा है और अभी क्या अपडेट्स हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो केस चल रहा था, जो अभी तक पेशियाँ हुई हैं, उसकी तो आपको अपडेट्स होंगी कि आदम साहब के 2 लेटर आए हुए थे। जब वो 2 लेटर के बाद गए तो लाजमी ऐसा होता है नेब में कि अब 2 लेटर आते हैं, उसके बाद फिर अगर बीबीए नहीं करने जाते तो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो उधर गए, उनको गिरफ्तार किया, फिर नेब में पेश हुए। फिर साथ साथ पेशियाँ होती गई। सबसे पहले उनका जो ट्रायल था, कितना फंड इनको आया है और अभी तक इनके पास कितने एसेट्स और पैसे हैं, इन पे मामलात सारी पेशियाँ चल रही थी, जिनमें पता चला था कि 2.7 बिलियन जो है, मतलब 2 अरब 70 करोड़ के करीब अमाउंट जो था तो डिपॉजिट हुआ था। और उसमें कुछ आपको पता है कि कुछ कमी थी, कुछ कवर हो गया था, मतलब सामने आ गया था कितना पेमेंट आदम साहब के अकाउंट्स में है, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। और रिमेनिंग जो है लाजमी बात है विड्रॉल्स भी मिली होंगी और मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ भी होंगी, तो उसकी कमी आ रही थी। उसके बाद जो पेशी थी लास्ट 2 पेशियों में, वो बात हो रही थी कि गाड़ियों की कितनी गाड़ियाँ मिली हैं लोगों को, और वो पेमेंट भी थी या इंस्टॉलमेंट भी थी, और उनकी जो रिकवरी है उसके हवाले से सारी पेशी हुई। अब जो तीसरी अभी जो पेशी है वो 21 को है, और 21 की पेशी में एक्सपेक्टेशन क्या है, 21 पे बात होगी। 21 की भी जो पेशी है उस पर भी नेब अपनी इंक्वायरी के हवाले से बताएगी कि क्या इंक्वायरी उन्होंने की, कहाँ तक बात पहुँची और न्यू कौन सी बात उनके सामने आई। और हमारे जो प्रोसिक्यूटर, मतलब हमारे जो वकील हैं, उनकी तरफ से क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको 21 को पता चलेंगी। इसके अलावा फैसल भाई ने पेशी की नेब में, और आपके सामने की वीडियोस आ रही हैं, उनकी अपडेट्स आ रही हैं। फैसल भाई मीटिंग्स भी कर रहे हैं रेगुलरली अपने लीडर्स के साथ। कुछ दिन पहले पेशावर में उन्होंने मीटिंग की थी। पेशावर में आपने देखा था कि उनकी कुछ पिक्चर्स भी आई होंगी। पेशावर में उनकी मीटिंग हुई, जब पिछली 2 पेशियाँ थी उनमें भी उनकी वीडियोस आई, वो सामने हैं अपनी तरफ से जितना होता है। तीसरी जो बात है कि अक्सर लोग कहते हैं कि आल पाकिस्तान अगर लीगल था तो इस पे हाथ क्यों डाला गया और इस पे एक्शन क्यों लिया गया। ये क्वेश्चन आता है कि आल पाकिस्तान को देखें या बी फारूक ने पिछले 4-5 साल से काम कर रहे 5 लाख लोग उनके साथ हैं, उन पे क्यों इंक्वायरी शुरू हुई, आल पाकिस्तान पे क्यों हुई। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी ऐसे इदारे हैं जो पब्लिक से फंड ले रहे हैं, उन पे इंक्वायरी चल रही है। और ये इनकी एक रीज़न है, गवर्नमेंट लॉ है। अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप नहीं ले सकते। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आई, कहाँ पे गलती हुई, उसके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले उनके पास फॉर्म सी था, और वकील साहब ने ये बोला था कि अगर आपके पास फॉर्म सी है, रजिस्ट्रेशन है, तो आप जो है फर्म है और आप इन्वेस्टमेंट उठा सकते हैं, जिस पे आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट भी काम कर रहा था। हमने भी किया, आपने भी किया, हमने भी सबको बताया। और जब बात आगे चली तो पता चला कि फॉर्म सी पे लिमिट उठती है कुछ लोगों की, वहां से आप पार्टनर बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट उठा सकते हैं, पब्लिक से नहीं उठा सकते। और पब्लिक से उठाने के लिए जो आपको चाहिए होते हैं वो होता है मज़ारबत लाइसेंस। और मज़ारबत लाइसेंस की जो क्वालिफिकेशन होती है, जो उसको पूरा करना होता है, वो होता है कि आपने अपनी प्रीवियस बिजनेस का ऑडिट देना होता है, आप कितना % प्रॉफिट जनरेट करना है वो दिखाना होता है, और उसके बाद आपको मज़ारबत का लाइसेंस मिलता है। और उस पर भी उसके बाद आप पब्लिक लिमिटेड में जाते हो, और फिर भी आप जो इन्वेस्टमेंट उठाते हो तो उनको आप शेयर्स देते हो, वो आपके साथ लोग शेयर्स होल्डर होते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर एक चैनल होता है, उस पर आप वर्क कर सकते हो। इसी तरह बी फारूक की भी अगर हम बात करते हैं तो बी फारूक ने तो 5 साल काम किया, लेकिन अभी उन पे भी यही सेम मसला या सेम कंडीशन लगी, और कंपनी से भी है। तो उनका भी जो है रजिस्ट्रेशंस तो काफ़ी थे, लेकिन उनके पास ही मज़ारबत का लाइसेंस जो था वो नहीं था।
اور ان پہ جو کلیم تھا وہ تھا 126 ارب کا، اور ریالٹی میں کیا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی مزید جب انکوائری ہوگی۔ آل پاکستان پہ تھا 50 ارب کا، اور جب بات آئی تو 2.7 ارب کی آئی۔ اب ہائی کورٹ میں وی فار یو جو ہے اس کا جو میرے خیال میں جو پیشی ہے، میرے خیال میں 20 کو ہے، اور آل پاکستان کی 21 کو کہ نیب کورٹ میں ہے۔ اب یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی اگر سب سے بڑی کمپنی کو مانا جائے جس میں سب سے زیادہ لوگ انوالو ہیں، وہ ہے بی فار یو۔ اب 5 لاکھ لوگوں کو تو کوئی ایشو نہیں ہے، ان کو تو ویڈرال بھی جو ہے ابھی لیڈرز دے رہے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ بھی فریز ہیں، بینک اکاؤنٹس پہ کچھ نہیں ہے، لیکن اب جو بینک اکاؤنٹس یوز وہ کر رہے ہیں وہ لیڈرز کے ہیں، اور ویڈرال بھی لیڈرز ہی مینیج کر رہے ہیں، اور ایک اچھی بات ہے۔ اگر ہم اس طرف دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں اگر سیف الرحمان صاحب کیس کو لڑتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں، خدا نخواستہ ان کو پکڑ بھی لیتے ہیں، ان کو اتنا افیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ لیڈرز ابھی آپس میں اتفاق میں چل رہے ہیں۔ جب تک لیڈرز ہیں تو اسی طرح اگر وڈرال دیتے ہیں، مینیج کرتے ہیں، ٹرمینل کو مینیج کرتے ہیں تو چلتے رہیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں آل پاکستان پروجیکٹ کی طرف۔ ان کا اب یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہاں پہ وڈرالز کا کیا سین ہے؟ اب یہاں پہ مینجمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آل پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے، جو اسائن لوگ ہیں، جو پراپر جو مینجمنٹ ہے، ان میں سب سے پہلے ایم ڈی آدم امین چودھری صاحب ہیں، ساتھ میں فیصل ایوب بنگش صاحب اور جواد صاحب۔ گورنمنٹ کی جتنی بھی رجسٹریشنز ہیں، چاہے ایس ایس سی پی کی ہیں، چاہے فارمسی کی ہیں، چاہے جو بھی، وہ ان تینوں کی ہیں، اور جتنا بھی مینیج کیا گیا ہے پیمنٹس کو، ویڈرالز کو، ڈپازٹس کو، وہ بھی ان تینوں نے مینیج کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نام ہیں جو کوآرڈینیٹرز کو سرٹیفکیٹس دیے گئے ہیں، کسی کو اپائنٹمنٹ لیٹرز نہیں دیا گیا، کسی کو اپائنٹمنٹ نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پہ ہم اگر دیکھتے ہیں سفیان حیدر، منصور علی خان، نوید الملک، یا فار ایگزامپل میرا نام ہو گیا، یا جتنے بھی ہیں کچھ 20-22 لوگ ہیں، تو ان کو اعزازی سرٹیفکیٹس دیے گئے، کوئی اپائنٹمنٹ لیٹر دینا یا پراپر مینجمنٹ رکھنا نہیں تھا۔ پراپر مینجمنٹ کے لیے ان کا پلان آگے تھا، جب ان کو پتہ چلا کہ مزاربت کا لائسنس بھی لینا ہوتا ہے اور تب جا کے ہم نے مینجمنٹ پراپر رکھنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی نیب کی جو انکوائری تھی وہ سٹارٹ ہو گئی، اور مزاربت کے لائسنس لینے سے پہلے ہی انکوائری سٹارٹ ہوئی ہے، اور اس کو آدم امین صاحب فیس کر رہے ہیں، اور پبلک کی جو ڈیلنگ ہے، جو پبلک کو جو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت فیصل ایوب بنگش صاحب، جن کی جو بیل ہے وہ بھی 18 کو ہے۔ 18 کو چاہے وہ ایکسٹینڈ کریں یا ایکسٹینڈ نہیں ہوتی، وہ پتہ چلے گا 18 کو، اس 18 کو۔ اب پاکستان میں اگر یہ 2 کمپنیز اس انکوائری کو فیس کر کے نکل آتی ہیں اور سرخرو ہو جاتی ہیں، تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کمپنیز تو پھر ساری لائف چل سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ نیو کمپنیز بھی آئیں گی۔ اگر یہ 2 کمپنیز اس کو فیس نہیں کر پاتی، اس کیس کو نہیں جیت پاتی، تو پاکستان میں کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ انویسٹمنٹ فرم یا انویسٹمنٹ کے طور پہ نہیں چل سکتی۔ ہاں، ایسے شیئر ہولڈر کسی کو چلانا چاہے 10، 20، 50، 100 یا مزاربت کا جو لائسنس ہے اس کو لے کے، لیکن مزاربت کا لائسنس جو ہے وہ بھی ہر بندے کے لینے کے بس کا بات نہیں ہے، کیونکہ مزاربت کا لائسنس وہ ہی لوگ لے سکیں گے جن کا پریویس ریکارڈ ہوگا بزنس کا، اور جنہوں نے پروفٹ جنریٹ کیا ہوگا، اور وہ دکھا سکیں گے کہ ہاں ہم مزید بھی پروفٹ دے سکتے ہیں۔ اور اگر وہ بھی کسی کو لیں گے تو وہ ان کے ساتھ شیئر ہولڈر ہو کے لیں گے، ایسا نہیں کہ ان کو وہ پروفٹ کی شکل میں منتھلی بیسس پہ دیں گے، ایز اے شیئر ہولڈر کے طور پہ وہ لے سکتے ہیں، جو ہمارا پاکستان کا قانون ہے۔ اب رہی بات وی فار یو کی، اب وی فار یو کے جتنے بھی بزنسز تھے اس میں کافی رجسٹرڈ تھے، سی پی میں کافی نہیں رجسٹرڈ تھے، ان کا کیس کس طرف جاتا ہے؟ 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں، وہ کیسا فیس کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جو نقصان ہے، جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ عوام کا ہی ہوگا، کیونکہ عوام کا پیسہ لگا ہوا ہے، عوام ہی اس چیز سے خوش ہے۔ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، پاکستان میں
बेरोज़गारी की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है। बिज़नेस को अगर देखें तो पिछले 1 साल से जो कोरोना के हालात हैं तो उसमें ऐसे नहीं चल रहे जिससे बिज़नेस अच्छे लेवल पे चले, या लोगों के पास 5 लाख 10 लाख होते हैं, 5 लाख 10 लाख से कुछ ऐसा बिज़नेस होता नहीं है जिससे कोई अच्छा स्टेप लिया जा सके और किचन को चलाया जा सके। तो इसी वजह से लोग जो होते हैं वो कंपनीज की तरफ रुख करते हैं। लेकिन अगर 5 साल की चली हुई कंपनी भी गवर्नमेंट उसको नहीं मानती, और चाहिए तो ये है कि ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट को और B4U को मौका दिया जाए और उनको बताया जाए कि जो चीज़ें हैं, जैसे आदम साहब बोलते हैं और जैसे B4U के सैफ रहमान साहब बोलते हैं कि अगर किस चीज़ की कमी है तो हम उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं और हम आवाम के साथ काम करना चाहते हैं और उनका फ़ायदा देना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐसा कोई लाभ बनाती है उनके लिए, उनको चांस देती है और उनको पूरा करते हैं, फिर तो लाइफ टाइम चल सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में इनके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। साथ में अगर हम बात करें, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी जो पाकिस्तान में आती हैं वो पाकिस्तान की बैंक्स को यूज़ नहीं करती हैं, तो उन पे कोई भी ऐसा केस, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ नहीं आती। हालांकि अगर आप देखते हैं कि एक वक्त में 1 कॉइन के 10 लाख लोग पाकिस्तान से ज्वाइन थे, उस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। फर्स्ट कॉइन के हवाले से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी काफ़ी कंपनीज थी जो इंटरनेशनल थी जिन्होंने पाकिस्तानी बैंक्स को यूज़ नहीं किया था, तो कोई नहीं हुई। होता क्या है, पाकिस्तानी बैंक्स में ही ट्रांजैक्शंस देख ही पता चलता है कि इसमें कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। और FATF के जो रूल हैं वो यही कहते हैं कि जो बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कहीं दहशतगर्दी में यूज़ ना हो रही हो, कहीं ये गलत ना यूज़ हो रही हो, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग ना हो रही हो, तो इस वजह से इनको शक की बुनियाद पर इंक्वायरीज आती हैं। काफ़ी चीज़ों पर इंक्वायरी है। शायद मेरी ये वीडियो कुछ लोगों को बुरी लगे, कुछ लोगों को अच्छी लगे, मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि वीडियोस में आती हैं। वॉच टाइम वाले हैं, ताहिर नसीर साहब हैं, और उनकी वीडियोस आती हैं, वो इंक्वायरी में अक्सर जाते हैं। उनकी भी आपने देखा होगा कि वो उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। कैपिटल टॉक आती है, कैपिटल टॉक की तो आजकल जो वीडियोस चल रही हैं वो तो B4U पे ही चल रही हैं। तो रियलिटी को देखें, उसको देखें, अपने किसी वकील के साथ मशवरा करें, और जब भी कोई पेशी होती है उसके बाद आपके पास जो ऑडिट निकलता है तो उसको देखा करें कि क्या होने वाला है। लेकिन सुरखरू तो इंशाअल्लाह ताला से उम्मीद है कि B4U ऑल पाकिस्तान होगी, और इसमें जो लोगों को अगर कोई बचाना चाहता है, लोगों की कोई सोचना चाहती है, तो वो लीडर्स हैं। अगर लीडर्स का आपस में इत्तेफाक होगा, अगर लीडर्स खड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह किसी को कुछ भी नहीं होगा। और इसके अलावा जो CEO हैं, सैफ रहमान साहब हैं, आदम अमीन चौधरी साहब हैं, और वो भी लोगों के साथ खड़े रहे और इसी तरह जैसे अब खड़े, तो इंशाअल्लाह किसी का भी लॉस नहीं होगा। बहरहाल देखते हैं 20 और 21 को क्या होता है, क्या ऐसी अपडेट्स आती हैं, क्या मामलात होते हैं और केस का रुख किस तरफ जाता है। अभी तो यही है आदम साहब पे कि इन्होंने लोगो, वाइट कॉलर लोगों से जो है इन्वेस्टमेंट उठाई है विदाउट किसी लाइसेंस के। तो ये एलिगेशन तो लगा है। इसी तरह सैफ रहमान साहब भी इसी तरह के ये भी वाइट कॉलर लोगों से जो है वो पैसा उठा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में इलीगल है। तो देखते हैं कैसे लीगल होता है, कैसे फेज होता है, और ये रिजल्ट इसका क्या निकलता है और कब तक निकलते हैं। उस तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। ईद की खुशी का दिन है और इसी वजह से सोचा आपको अपडेट देता जाऊं, दोनों पहलू आपको दिखाता जाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को झूठ बोलूं या कोई ऐसी मोटिवेशन की बात करूं। एक रियलिटी थी, अब दोस्तों के साथ शेयर की, और मज़ीद इंशाल्लाह एक वीडियो कुछ दिन बाद बनाऊंगा इस चीज़ों को मज़ीद समझने के लिए, आपके साथ शेयर करूंगा कि मज़ीद क्या हो सकता है और रिज़ल्ट कब तक क्या निकलेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, उस तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।